प्रस्तुत है पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट, यूजीन की आदत का फंदा। इसके बाद स्क्वाड ने एक और प्रयोग किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह पैटर्न कुछ और नहीं बल्कि एक आदत ही है। उसने सभी 16 वस्तुएं यूजीन के सामने रखी। फिर यूजीन को सही वस्तुओं को छांटने के लिए कहा गया। यूजीन समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ से शुरू करे। हे भगवान, कैसे याद करूं? वह परेशान हो गया। उसने एक चीज की ओर हाथ बढ़ाया और उसे पलटने लगा। प्रयोगकर्ता ने उसे रोककर समझाया कि उसे केवल सही वस्तुओं को छांटकर अलग करना है। वह उन्हें पलट क्यों रहा है? शायद मुझे इसकी आदत हो गई है, यूजीन ने जवाब दिया। यूजीन इस प्रयोग को पूरा नहीं कर पाया। जैसे ही उन चीज़ों को यूजीन के आदत के फंदे से बाहर रखा गया, वह हड़बड़ा गया। स्क्वायर यही देखना चाहते थे। यूजीन के अंदर नई आदतें निर्मित करने की योग्यता थी, भले ही उसमें ऐसी क्रिया या चीज़ें शामिल हो जिन्हें वह कुछ क्षणों से ज़्यादा याद नहीं रख सकता। इससे साफ हो गया कि यूजीन हर रोज़ सुबह अकेले टहलने कैसे चला जाता है। दरअसल रोज़ सुबह बाहर जाने पर उसे जो इशारे मिलते थे वह हमेशा समान होते थे, जैसे रास्ते के किनारे पर लगे पेड़ या डाक के डिब्बों का स्थान वगैरह। इसीलिए अपना घर याद ना होने के बावजूद भी उसकी ये आदतें उसे सुरक्षित घर पहुंचा देती थीं। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि भूख ना होने के बावजूद भी यूजीन दिन में 3-4 बार नाश्ता क्यों करता था। जब भी उसे स्पष्ट इशारे मिलते, जैसे रेडियो की आवाज़ या खिड़की से आती धूप, तो वह अपने बेसल गैंग्लिया के अनुसार आदतों को दोहराने लगता। यूजीन की आदतों की इस फंदे के बारे में पता लगने के बाद अब ऐसी दर्जनों आदतें सामने आने लगी जो पहले अनदेखी रह जाती थी। उदाहरण के लिए, यूजीन की बेटी अक्सर अपने माता पिता से मिलने उनके घर आया करती थी। वह आते ही सबसे पहले सामने के कमरे में बैठे यूजीन से कुछ देर बातचीत करती। इसके बाद कुछ देर तक रसोई में अपनी माँ से बातें करती और फिर दोनों को अलविदा कहकर निकल जाती। बेटी के जाने तक यूजीन भूल जाता था कि उन दोनों के बीच कोई बातचीत हुई है और इसीलिए वह इस बात से बेहद गुस्सा हो जाता था कि उसकी बेटी उसे मिले बिना ही चली गई। फिर कुछ ही देर बाद उसे यह भी याद नहीं रह जाता था कि उसे किस बात से इतना गुस्सा आया है, लेकिन अब उसके अंदर यह भावनात्मक आदत निर्मित हो चुकी थी, इसलिए उसका गुस्सा बना रहता, जो उसकी समझ से बाहर था। वेवरली के अनुसार वह गुस्से में कभी कभी मेज पर हाथ पटकने लगता और कोसना शुरू कर देता। उसके इस बर्ताव की वजह पूछने पर उसका जवाब होता कि मुझे नहीं पता कि क्या कारण है, पर मैं बहुत गुस्से में हूँ। यूजीन गुस्से में आकर कुर्सी को लात मारता या अगर कोई उसके कमरे में आए तो वह उस पर चिल्लाने लगता और फिर कुछ ही मिनटों बाद वह सब कुछ भूलकर मुस्कुराने लगता और इधर उधर की बातें करने लगता। यूजीन को एक बार गुस्सा आने के बाद जब तक वह हिंसात्मक रूप से अपना गुस्सा निकाल नहीं लेता, तब तक शांत नहीं हो पाता था। स्क्वायर के नए प्रयोग से एक और बात सामने आई कि आदतें आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही नाजुक होती हैं। यूजीन के मामले में अगर आदतों के फंदे के इशारों में छोटा सा भी बदलाव आ जाता तो वह बहुत बुरी तरह हड़बड़ा जाता था। जैसे जब भी यूजीन टहलने निकलता, अगर उस समय रास्ते पर कहीं कोई मरम्मत का काम चल रहा हो या पिछली रात आई आंधी के कारण पेड़ों की टहनियाँ फुटपाथ पर गिर पड़ी हों, तो उसकी आदतों के फंदे के इशारों में परिवर्तन आ जाता था। ऐसी स्थिति में घर के बिल्कुल करीब होने के बावजूद भी यूजीन गुमराह हो जाता और यह नौबत आ जाती कि बिना किसी पड़ोसी की मदद के वह घर नहीं पहुंच पाता। इसी तरह अगर यूजीन की बेटी वापस लौटने से ठीक पहले उसके साथ 10 सेकंड भी बातचीत कर ले तो यूजीन की गुस्सा करने की आदत नहीं उभरती थी। स्क्वायर ने यूजीन पर जो प्रयोग किए, उनके चलते वैज्ञानिक तबके में दिमाग की कार्यप्रणाली को लेकर क्रांतिकारी परिवर्तन आए। स्क्वायर ने अपने प्रयोगों से यह साबित कर दिया था कि याददाश्त के बिना भी अचेतन मन नई जानकारी सीख और समझ सकता है। यूजीन के मामले में स्पष्ट था कि हमारे व्यवहार पर हमारी याददाश्त के अलावा हमारी आदतों का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। हम यह भूल जाते हैं कि हमारी आदतें किस घटना या अनुभव से निर्मित हुई हैं, लेकिन आदतों का फंदा एक बार निर्मित होने के बाद हमेशा याद रहता है। यहाँ तक कि कई बार हमारा व्यवहार दरअसल आदतों का ही परिणाम होता है और हमें पता भी नहीं चलता।
यूजीन की आदतों पर स्क्वायर का पहला शोध पत्र छपने के बाद से आदत निर्माण का विज्ञान एक ऐसे विषय के रूप में उभरा है जिसका हर प्रतिष्ठित संस्थान में अध्ययन किया जाता है। ड्यूक, हार्वर्ड, UCLA, Yale, USC, प्रिंसटन, द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और नीदरलैंड के महाविद्यालयों के शोधकर्ताओं के अलावा प्रॉक्टर एंड गैम्बल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ऐसी ही 100 से भी अधिक कंपनियों के वैज्ञानिक न्यूरोलॉजी, आदतों के मनोविज्ञान, आदतों के गुण व शोध और आदतें क्यों बनती हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है जैसे विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। शोधकर्ता अब यह जान चुके हैं कि आदतों के फंदे के इशारे किसी भी तरह के हो सकते हैं। ये प्रकट इशारे भी हो सकते हैं जैसे कोई चॉकलेट, मिठाई या टीवी पर चलता विज्ञापन। इसके अलावा भी कई अन्य प्रकार के इशारे होते हैं जैसे कोई खास स्थान, दिन का कोई विशेष समय, कोई भावना, विचारों की श्रृंखला या कुछ विशेष लोगों का साथ वगैरह। निरंतर चलने वाली क्रियाएं बहुत जटिल या बहुत सहज भी हो सकती हैं। जैसे भावनात्मक इशारों से जुड़ी आदतें मिलीसेकंड में नापी जाती हैं। इसी तरह इनाम भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इसमें शारीरिक अनुभूति जगाने वाले खाद्य पदार्थ या ड्रग्स से लेकर तारीफ के साथ आने वाली गर्व की भावना तक सब कुछ शामिल है। अन्य शोधकर्ताओं ने इस विषय पर जो भी प्रयोग किए उनका निष्कर्ष स्क्वायर द्वारा यूजीन पर किए गए शोध के निष्कर्ष जैसा ही था कि आदतें शक्तिशाली पर नाजुक होती हैं। आदतें हमारे चेतन मन से बाहर विकसित हो सकती हैं और साथ ही उन्हें सोचे समझे ढंग से प्रयास करके भी विकसित किया जा सकता है। आदतें कई बार हमारी आज्ञा के बिना ही विकसित हो जाती हैं, पर उन्हें छोटे छोटे अंशों में विभाजित कर हम उन्हें अपनी ओर एक नया रूप दे सकते हैं। हमारे जीवन पर आदतों का गहरा प्रभाव पड़ता है। आदतें शक्तिशाली होती हैं और कई बार हमारी व्यवहारिक बुद्धि पर हावी भी हो जाती हैं। उदाहरण के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अल्कोहल अब्यूज़ एंड अल्कोहलिज्म से जुड़े शोधकर्ताओं ने चूहों पर इसी बात का अध्ययन किया। उन्होंने चूहों को इशारा मिलते ही एक लीवर दबाने के लिए प्रशिक्षित किया। लीवर दबाने की यह क्रिया चूहों की आदत बन जाए, इसलिए लीवर दबाने के बाद हर बार उन्हें इनाम के तौर पर खाद्य पदार्थ दिए गए। फिर वैज्ञानिकों ने उस खाद्य पदार्थ में एक जहर मिला दिया ताकि उन्हें खाकर चूहे हिंसक रूप से बीमार पड़ जाएं, और साथ ही ऐसा इंतजाम भी कर दिया कि खाद्य पदार्थ की ओर जाने वाले मार्ग पर कदम रखते ही चूहों को बिजली के झटके लगे। जल्द ही चूहों को उस जहरीले खाद्य पदार्थ और बिजली के झटके देने वाले रास्ते की पहचान हो गई। फिर जब उन्हें सामान्य परिस्थितियों में वही खाद्य पदार्थ कटोरी में दिया गया या जब भी उन्हें पिंजरे का वह रास्ता दिखाया गया जो बिजली के झटके देता है, तो वह उससे दूर ही रहते। इसके बावजूद जैसे ही चूहों को लीवर दबने का इशारा मिलता तो वह खुद को रोक नहीं पाते थे। वह जहरीले खाद्य पदार्थ खाकर बीमार होने या बिजली के झटके खाने के डर से के बावजूद लीवर दबाकर खाद्य पदार्थ की ओर जाने की कोशिश करते। यह आदत चूहों में इतनी गहराई तक बस गई थी कि खतरा जानते हुए भी वह खुद को रोक नहीं पाते थे। इंसानों के बीच भी ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो हर रोज़ मिलते हैं। उदाहरण के लिए फास्ट फूड खाने की आदत का विचार करें। जैसे अगर आप दिन भर की मेहनत के बाद थके हारे ऑफिस से घर लौट रहे हैं और घर पर आपके बच्चे भी भूखे हैं, तो ऐसे में कभी कभी मैकडोनल्ड या बर्गर किंग पर रुककर कुछ खरीद लेने में कोई बुराई नहीं है। आखिर महीने में एक बार प्रोसेस्ड मांस, तली हुई नमकीन चीज़ें और मीठे शीतल पेय का सेवन करने से भला क्या बिगड़ जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप हर रोज़ यही सब खाते हैं, लेकिन आदतें हमारी आज्ञा के बिना ही विकसित हो जाती हैं। इस विषय पर हुई कई शोध से पता चला है कि हर रोज़ फास्ट फूड खाने की आदत के पीछे किसी भी परिवार का यह उद्देश्य नहीं होता कि उन्हें इसकी आदत लग जाए। दरअसल होता यह है कि महीने में एक बार फास्ट फूड खाना इशारों और इनाम के कारण अक्सर सप्ताह में 2 बार फास्ट फूड खाने की आदत में तब्दील हो जाता है। फिर जल्द ही आपके बच्चे और अधिक मात्रा में बर्गर और तली हुई नमकीन चीज़ें खाने लग जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास और एल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता जानना चाहते थे कि कई परिवारों में
ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड खाने की आदत क्यों बढ़ रही है। अपने शोध से उन्हें आदतों के नए फंदे का पता चला। दरअसल ये परिवार समझ ही नहीं पाया कि उन्हें ऐसे इशारे और इनाम मिल रहे थे जिससे आदतों के नए फंदे का निर्माण हो रहा था। उदाहरण के लिए मैकडॉनल्ड्स कंपनी का हर रेस्तरां एक जैसा दिखता है। कंपनी का प्रयास रहता है कि हर आउटलेट की बनावट, वहाँ के कर्मचारियों का ग्राहकों से बात करने का तरीका आदि एक समान हो, ताकि हर चीज़ से ऐसे इशारे दिए जा सकें जो ग्राहक के अंदर नियमित रूप से कंपनी के उत्पाद का सेवन करने की आदत विकसित करे। मैकडॉनल्ड्स की ही तरह अन्य कई फूड चेन कंपनियों ने भी अपने खाद्य पदार्थों को विशेष रूप से इस तरह बनाया है जिनका सेवन करते ही ग्राहक को फौरन इनाम मिलने का एहसास हो। जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ को विशेष रूप से इस तरह बनाया जाता है कि उसे मुंह में रखते ही आपको फौरन चिकनाई युक्त नमकीन स्वाद मिले। यह ऐसा स्वाद है जो आपके मुंह में जाते ही आपके दिमाग के आनंद केंद्रों को संकेत भेजता है, जिससे दिमाग इस इनाम को याद कर लेता है और फिर बार बार यही इनाम पाने की आदत का फंदा तैयार कर लेता है। हालांकि ये आदतें कच्ची ही होती हैं। जैसे अगर किसी इलाके का कोई फास्ट फूड रेस्तरां बंद हो जाए तो उस इलाके में रहने वाला वह परिवार जो उस रेस्तरां में नियमित रूप से जाता था, वह उस इलाके से दूर जाकर कोई और रेस्तरां ढूंढने के बजाय दोबारा घर के खाने को प्राथमिकता देने लगता है। यहाँ तक कि एक छोटे से छोटा बदलाव भी ऐसी आदतों के फंदे को तोड़ सकता है, पर ये फंदे निर्मित होते समय हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे दिमाग के किसी कोने में ऐसा कुछ हो रहा है। इसलिए हम यह नहीं जान पाते हैं कि हमें इन आदतों को कैसे नियंत्रित करना है, पर इशारों और इनाम पर ध्यान देकर हम अपनी आदतों में बदलाव ला सकते हैं। यूजीन की बीमारी के 7 साल बाद सन 2000 तक उसके जीवन में एक प्रकार का संतुलन आ गया था। वह हर सुबह टहलने जाता था, अपनी मर्जी का खाना खाता था और कई बार तो वह दिन में 5-6 बार खाना खाता था। यूजीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि टीवी पर उसके पसंदीदा हिस्ट्री चैनल पर नया कार्यक्रम आ रहा है या किसी पुराने कार्यक्रम का दोबारा प्रसारण किया जा रहा है। उसकी पत्नी जानती थी कि जब तक हिस्ट्री चैनल चल रहा है तब तक यूजीन अपनी मखमल की कुर्सी पर आराम से बैठा टीवी देखता रहेगा। लेकिन जैसे ही यूजीन की उम्र बढ़ती गई, उसकी आदतों का उसके जीवन पर बुरा असर पड़ने लगा। टीवी पर चल रहे कार्यक्रम में उसका मन लगा रहता था, इसलिए वह दिन भर टीवी के सामने निष्क्रिय बैठा रहता था। यूजीन की इस आदत के कारण डॉक्टरों को चिंता थी कि कहीं उसे दिल की बीमारी ना हो जाए। डॉक्टरों ने बेवर्ली को बताया कि उसे यूजीन को हल्का और स्वास्थ्यवर्धक खाना खिलाना होगा। बेवर्ली ने डॉक्टरों की सलाह मानने की कोशिश भी की, लेकिन यूजीन कब क्या खाएगा यह तय करना और उसके खाने पर नियंत्रण करना मुश्किल था। बेवर्ली की चेतावनियों और डांट फटकार को यूजीन पल भर में भूल जाता। मांस और अंडे पकाकर खाना यूजीन की आदत बन चुकी थी, इसलिए भले ही फ्रिज फल और सब्जियों से भरा हो, पर यूजीन हमेशा मांस और अंडे ही खाता था। उम्र बढ़ने के साथ साथ यूजीन की हड्डियां भी कमज़ोर पड़ने लगीं। डॉक्टरों ने उसे संभल कर चलने की सलाह दी, लेकिन समस्या यह थी कि यूजीन खुद को अपनी असली उम्र से 20 साल छोटा समझता था, इसलिए उसके मन में संभल कर चलने का ख्याल तक नहीं आता था। स्क्वायर के अनुसार याददाश्त ऐसा विषय है जो मुझे हमेशा आकर्षित करता रहा है। जब मेरी मुलाकात ईपी से हुई तो मैंने जाना कि भले ही हमारी याददाश्त कमज़ोर पड़ जाए या हमें कुछ याद ना रहे, पर जीवन फिर भी बहुत सुंदर होता है। हमारे दिमाग में एक अनोखी क्षमता है कि भले ही हमारी याददाश्त चली जाए, फिर भी हमारा दिमाग खुशी ढूंढ ही लेता है। पर अंत में दिमाग की यही क्षमता यूजीन पर भारी पड़ गई। बेवर्ली को आदतों की जितनी समझ थी, वह हिसाब से उसे यूजीन की मदद करने की बहुत कोशिश की। बेवर्ली समझने लगी थी कि कुछ नए इशारों की मदद से वह यूजीन की हानिकारक आदतों को बदल सकती है। जैसे अगर वह फ्रिज में मांस ना रखे तो यूजीन बार बार मांस नहीं खाता था। अगर बेवर्ली यूजीन की कुर्सी के बगल में सलाद रख दे तो वह मांस भूलकर सलाद खा लेता था। धीरे धीरे यूजीन को मांस और अंडे की जगह सलाद खाने की आदत पड़ गई।
और इस तरह उसकी खान पान की आदतों में सुधार आ गया। हालांकि इसके बावजूद यूजीन की तबीयत बिगड़ती चली गई। एक दिन यूजीन अचानक चिल्लाया। बेवर्ली दौड़ी दौड़ी आई। यूजीन अपना सीना थामे दर्द से कराह रहा था। बेवर्ली ने फौरन एम्बुलेंस बुलाई। अस्पताल में बताया गया कि यूजीन को दिल का दौरा पड़ा था। दर्द कम होने पर यूजीन ने अस्पताल के बिस्तर से उठने की कोशिश की पर नाकाम रहा। पूरी रात अस्पताल के बिस्तर के दूसरे कोने पर सोने की कोशिश में वह अपने शरीर पर लगाई गई मशीनों के तार और स्लाइन के ट्यूब आदि को खींचकर निकालने की कोशिश करता रहा। इसके कारण बार बार अलार्म बजा और नर्स को दौड़कर उसके कमरे में आना पड़ा। नर्स यूजीन के शरीर पर लगाए गए सेंसर को फिर से ठीक करती, उसे ज़्यादा हिलने डुलने से मना करती और वापस चली जाती। फिर भी जब बार बार वह यूजीन वही सब दोहराता रहा तो उसकी देखभाल करने वाली नर्स ने यूजीन को चेतावनी दी कि अगर आपने यह सब बंद नहीं किया तो आपको रस्सी में बांध दिया जाएगा। पर यूजीन पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वह कुछ ही क्षणों में सब कुछ भूल जाता था। फिर यूजीन की बेटी कैरल राइस ने एक रास्ता निकाला। उसने नर्स को यूजीन की तारीफ करने को कहा। उसने नर्स से कहा कि जब भी वह यूजीन के कमरे में जाएं तो इस बात के लिए उसकी तारीफ करें कि वह शांत बैठने की पूरी कोशिश कर रहा है। कैरल ने नर्स से कहा कि इस बात को यूजीन के सामने बार बार दोहराएं। कैरल के अनुसार हम चाहते थे कि यूजीन के लिए यह उसके अभिमान का विषय बन जाए। हम बार बार दोहराते थे कि पापा, इन सभी तारों और सेंसर को ठीक से लगाकर आप विज्ञान का भला कर रहे हैं। आखिरकार नर्स ने कैरल की बात मानकर यूजीन की तारीफ करना और उनके साथ स्नेहपूर्ण ढंग से पेश आना शुरू किया। यूजीन को यह सब बहुत अच्छा लगा। वह इतना खुश रहने लगा कि अब वह नर्स की कही हर बात मानने लगा। इसके एक सप्ताह बाद ही यूजीन को अस्पताल से वापस घर जाने की इजाज़त मिल गई। फिर सन 2008 की शरद ऋतु में अपने घर में यूं ही चलते समय यूजीन अंगीठी से ठोकर खाकर गिर गया। इस हादसे में उसका कूल्हा टूट गया। अस्पताल में यूजीन के भर्ती होने पर स्क्वायर और उनके सहकर्मियों को चिंता हुई कि अब शायद यूजीन यह याद नहीं रख पाएगा कि वह कहाँ है, जिसके चलते उसे पैनिक अटैक आने का खतरा है। इस समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने यूजीन के बिस्तर के बगल में पर्चियाँ रखना शुरू कर दिया, जिन पर यह लिखा होता था कि वह कहाँ है और उसे वहाँ क्यों रखा गया है। इसके साथ ही अस्पताल में यूजीन के कमरे की दीवारों पर उसके बच्चों की तस्वीरें भी लगा दी गईं। यूजीन की पत्नी और बच्चे रोजाना उसे मिलने अस्पताल आते थे। हालांकि यूजीन को कभी इस बारे में कोई चिंता नहीं हुई। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि वह अस्पताल में क्यों है। स्क्वायर के अनुसार यूजीन ने अब शायद अपने जीवन की अनिश्चितता से समझौता कर लिया था। यूजीन को याददाश्त खोए 15 साल हो चुके थे। अब शायद उसका दिमाग यह जान चुका था कि उसके जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें वह कभी नहीं समझ पाएगा, और इस मानसिक समझौते ने उसे एक अलग ही शांति का एहसास कराया। यूजीन की पत्नी बेवर्ली रोज़ अस्पताल आती थी। बेवर्ली के अनुसार मैं उससे देर तक बातें करती रहती और उसे याद दिलाती कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। मैं उसे हमारे बच्चों के बारे में भी बताती और साथ ही यह याद दिलाती कि हमने अपना जीवन कितने बढ़िया ढंग से गुजारा है। मैं उसे पुरानी तस्वीरें दिखाती और याद दिलाती कि सब उसे कितना प्यार करते हैं। हमारी शादी को 57 साल हो चुके थे, जिसमें से पहले 42 सालों तक हमारा वैवाहिक जीवन किसी भी अन्य जोड़े के वैवाहिक जीवन जितना ही सहज और सामान्य था। कभी कभी मुझे पुराने दिनों की इतनी याद आती कि मैं उस हादसे से पहले वाले यूजीन की कामना करने लगती थी। तब यह सब अचानक बहुत मुश्किल लगने लगता था, लेकिन मैं जानती थी कि कम से कम यूजीन खुश तो है और मेरे लिए यही काफ़ी था। कुछ सप्ताह बाद यूजीन की बेटी उससे मिलने आई। उसके आगमन पर यूजीन पूछने लगा, प्लान क्या है? पिता की यह बात सुनकर वह यूजीन को व्हीलचेयर पर बिठाकर अस्पताल के बगीचे में ले गई, जहां यूजीन ने अचानक कहा, कितना सुहाना दिन है आज, मौसम भी कितना बढ़िया है ना। उसकी बेटी ने उसे अपने बच्चों के बारे में बताया और फिर वह दोनों वहाँ के पालतू कुत्तों के साथ खेलते रहे। कैरल को लगा था कि शायद यूजीन को जल्द ही घर लौटने की इजाज़त मिल जाएगी।
सूर्यास्त होने वाला था, इसलिए कैरल यूजीन को अस्पताल के अंदर ले जाने लगी। यूजीन ने उसकी ओर देखा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसी बेटी मिली, यूजीन ने कहा। कैरल हैरान रह गई। उसे याद नहीं आया कि यूजीन ने आखिरी बार उससे ऐसी कोई बात कब कही थी। उसने यूजीन को जवाब दिया, मैं भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे पिता हैं। कितना सुहावना दिन है ना आज, है ना? यूजीन ने फिर वही बात शुरू कर दी। उस रात 1 बजे वेवर्ली को अस्पताल से फ़ोन आया। डॉक्टर ने बताया कि यूजीन को दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, पर वे असफल रहे। यूजीन की मृत्यु हो चुकी थी, पर मृत्यु के बाद भी शोधकर्ता यूजीन के योगदान को सराहते थे। कई प्रयोगशालाओं और मेडिकल स्कूलों में उसके दिमाग की स्कैन रिपोर्ट्स का अध्ययन किया गया। वेवर्ली के अनुसार यूजीन के विज्ञान की प्रगति के लिए जो कुछ भी किया उसके बारे में जानकर उसे बहुत गर्व महसूस होता। हमारे विवाह के कुछ ही समय बाद एक दिन उसने मुझसे कहा था कि वह अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहता है, कुछ ऐसा जिससे संसार के हर इंसान को लाभ हो, और आखिरकार उसने ऐसा कर दिखाया। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसे यह सब याद नहीं रहा।